नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन को कोरोना, मुंबई के नानावटी अस्पताल में किया गया एडमिट। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हुआ है। इसके चलते उन्हें मुंबई में नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। सदी के महानायक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह बॉलीवुड के बड़े कलाकारों में से एक है। वह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन हाल ही में फिल्म गुलाबो सिताबों में नजर आए थे। अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह कौन बनेगा करोड़पति के भी होस्ट है। उनकी पिछली फिल्म गुलाबो सिताबो डिजिटल पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी है। इस फिल्म में उनके अलावा आयुष्मान खुराना की अहम भूमिका थी। इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था। अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर आ रही खबरों के चलते फैंस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और उनकी सेहत में जल्द सुधार होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल में क्यों भर्ती हुए हैं, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि डॉक्टर्स बिग बी की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। नानावटी अस्पताल अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के बेहद करीब है। नानावटी अस्पताल मुंबई के बड़े अस्पतालों में से एक है। अमिताभ बच्चन इसके पहले भी नानावटी अस्पताल में अपना इलाज करा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम का झूठ जारी, चीन को लेकर फिर से धोखे में रखा। राहुल गांधी का सरकार पर ताजा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चीन की सीमा रेखा पर सरकार की आलोचना की। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस सांसदों की एक बैठक में बोलते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा या सीमाओं को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने कोविड-19 संकट से निपटने को लेकर सरकार पर यह बताते हुए निशाना साधा कि जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रामक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मदद की जरूरत थी, तब सरकार ने मुंह फेर लिया था। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री चीन के बारे में झूठ बोलना जारी रखते हुए कहते हैं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी की नहीं हो सकती जो भारत को कमजोर करती है। हमें अपने रुख पर अडिग रहना है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी स्थिति सुनिश्चित कर रही है और सीमाओं को कमजोर नहीं किया जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी नियमित रूप से दिन में एक बार से अधिक बार ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि चीन ने पिछले महीने पूर्वी लद्दाख में एक हिंसक मामले में 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया था। उन्होंने पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, खासकर जब से प्रधानमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, ना तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई है और ना ही किसी पद पर कब्जा है। हालांकि अब सैन्य वार्ता के बाद आपसी मतभेद दूर हो गए हैं और दोनों देशों की फोर्स ने लद्दाख में एलएसी के साथ कई क्षेत्रों से अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं, जहां मई और जून में हिंसा हुई थी। राहुल गांधी ने अपने व्यापक भाषण में विदेश नीति के फैसले पर सरकार की आलोचना की और कहा कि नेपाल में सीमा विवाद के संदर्भ में हमारे दोस्त भी हमारे खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने विवादास्पद पीएम कार्स फंड का भी उल्लेख किया, जो कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन कैग के ऑडिटिंग दायरे से बाहर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर तक जेल से बाहर आ सकते हैं लालू, आरजेडी नेता ने कहा आ जाएगा तूफान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद चुनाव के पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ गई है। उन्होंने संकेत दिया कि अक्टूबर तक उनके बाहर आने की उम्मीद है। राबड़ी देवी के आवास पर एक बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए तेजस्वी यादव ने ये बात कही। जमानत का समय हो रहा है पूरा, जेल से बाहर आ सकते हैं लालू। राजद नेता भाई बीरेंद्र ने कहा कि अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए समय पूरा हो रहा है और पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाए। उन्होंने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आते ही बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा और आरजेडी को रोकना संभव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको लालू प्रसाद का इंतजार है, उनकी जमानत की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भरोसा है कि चुनाव से पहले वे हमारे बीच रहेंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फंड पर आर पार, राहुल बोले पीएम केयर्स में पैसा देने वालों के नाम बताने से क्यों डरते हैं मोदी जी।
जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर को भी साझा किया है जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीएम केयर्स फंड पर चर्चा नहीं होने की बात है। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की शुक्रवार को पहली बार बैठक हुई। कोरोना और पीएम केयर्स फंड को लेकर इसमें बातचीत विफल रही। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सांसदों को डर है कि कोरोना को लेकर कोई चर्चा होती है तो वो पीएम केयर्स फंड तक आ जाएगी, इसलिए बीजेपी सांसदों ने कोरोना पर चर्चा के प्रस्ताव को बाधित किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में खास तौर से चीनी कंपनियों के नाम का जिक्र किया है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। साथ ही चीनी कंपनियों के साथ करार भी रद्द किए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने चीन की कंपनियों के सहारे ही पीएम पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सभी को पता है कि हुआई, Xiaomi, टिकटॉक और वन प्लस ने पीएम केयर्स में पैसा दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने कहा राहुल गांधी दोबारा संभाले कांग्रेस की कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करने और मजबूत बनाने की पैरवी करते हुए शनिवार को राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह दोबारा पार्टी की कमान संभाले। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रुख रखने के पैरोकार कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख की सराहना नहीं कर सकते वो पार्टी में क्यों है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वस्तुतः मुख्य चुनौती बनकर उभरे थे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष अथवा लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर पार्टी को खड़ा करने का काम जारी रखना चाहिए था। कांग्रेस में कोई भी उनके विरोध में नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमले से परहेज की पैरवी करने वाले कुछ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस में कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नरम रहने की पैरवी करते हैं। उनके पास यह साहस होना चाहिए कि वे पार्टी के अंदर अथवा सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखे। सिंह ने कहा मैं निजी तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी के आक्रामक रुख का समर्थन करता हूं। वे भारत और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं करते तो फिर वे कांग्रेस में क्यों हैं। उन्होंने कहा मैं चिदम्बरम जी की सराहना करता हूं कि मनगढ़ंत आरोप में जेल जाने के बाद भी वह नहीं झुके। सिंह के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को संगठन के निर्माण की चुनौती हाथ में लेनी चाहिए। यहीं पर हमें राहुल जी और प्रियंका जी के बहुआयामी नेतृत्व की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि दोनों में यह दम और साहस है कि वे मोदी शाह जोड़ी का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा यह गलत धारणा है कि मोदी शाह ईडी, आयकर और सीबीआई के जरिए गांधी नेहरू परिवार को डरा धमका सकते हैं। उन्होंने कहा यह परिवार अंग्रेजों से निडर होकर लड़ा और वर्षों जेल में रहा। ये लोग बहुत बहादुर हैं। इसलिए मोदी शाह जी किसी भ्रम में मत रहिए। यही पूरे मामले का सार है और यही सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के समक्ष चुनौती है। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान सभी आपके पीछे खड़े हैं और आप लोग जो चाहेंगे वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए राहुल जी कृपया नेतृत्व करिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत का दावा भाजपा के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं लेकिन उनकी सरकार स्थिर है और 5 साल चलेगी। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एसओजी ने सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम को बयान देने के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि भाजपा नेता राज्य में उनकी निर्वाचित सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी और 5 साल चलेगी। गहलोत ने यह भी कहा कि भाजपा के स्थानीय नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मैंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की परंतु भाजपा के नेताओं ने मानवता और इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी है। एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हैं तो दूसरी ओर ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। उन्होंने कहा हम लोग जहां महामारी से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वहीं ये लोग सरकार कैसे गिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, इन तमाम काम में लगे हैं। गहलोत ने कहा राजस्थान में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, 5 साल चलेगी और अगला चुनाव जीतने की तैयारी में हम लग गए हैं। गहलोत ने अपने संबोधन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया। उन्होंने कहा सतीश पुनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, ये जिस तरह का खेल खेल रहे हैं राजस्थान में सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी हैं, जनता समझ चुकी है। क्या वह इन तीनों को मुख्य किरदार मानते हैं? यह पूछे जाने पर गहलोत ने कहा ये 3 नाम तो मैंने इसलिए लिए क्योंकि 3 पदों पर बैठे हुए हैं। इनके जो आका है दिल्ली में, जिनकी मैं आलोचना हमेशा करता रहता हूँ, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो सहन नहीं कर पा रहे मुझे व मेरी सरकार को। इसलिए उनका लक्ष्य पूरा करने में इन तीनों में प्रतिस्पर्धा है। गहलोत ने कहा कि
कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, बकरा मंडी में जिस ढंग से बकरे बिकते हैं उसी ढंग से खरीदारी करके आप राजनीति करना चाहते हैं, यह इनकी बेशर्मी की हद है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, आज जो इनको घमंड है मोदी और अमित शाह को, उसे देश की जनता समय आने पर चकनाचूर कर देगी। गहलोत ने कहा, राजस्थान में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी और 5 साल चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी में हम लग गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ साथ, बिहार में एनडीए की मुसीबत बढ़ने के संकेत। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर एक हो गए हैं। दोनों ने चुनावी तैयारियों में लगे नीतीश कुमार को घेरा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों के सुर क्या बिहार में एनडीए का राग बिगाड़ने वाला है। तेजस्वी ने चिराग पासवान की खबर को ट्वीट किया। दरअसल कल दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई थी। बैठक में चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार में अभी चुनाव कराने का सही वक्त नहीं है। बिहार में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है, लिहाजा सरकार और सारे प्रशासनिक तंत्र को सबसे पहले कोरोना से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज चिराग पासवान की इसी खबर को ट्वीट किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा है। आने वाले दिनों में कोरोना के कारण बिहार में असंख्य लोगों के मरने की आशंका है। इसके लिए नीतीश सरकार की लापरवाही जिम्मेवार है। नीतीश सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। तेजस्वी चिराग दोनों ने की चुनाव स्थगित करने की मांग। बिहार में चुनाव स्थगित करने पर तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान के सुर एक हो गए हैं। ये सुर उस राग और ताल से अलग है जो बीजेपी और जेडीयू मिलकर गा रहे हैं। बिहार में कोरोना के भीषण खतरे के बीच बीजेपी और जेडीयू दोनों चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। बीजेपी ताबड़तोड़ वर्चुअल रैली कर रही है, उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इसी रास्ते पर है। जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बिहार में फिलहाल चुनाव कराने का माकूल समय नहीं है। बिहार में कोरोना का विस्फोट हो चुका है और इसका परिणाम बहुत बुरा होने जा रहा है। अब चिराग पासवान ने भी वही बातें कही। कम से कम इस मसले पर दोनों के सुर एक हो गए हैं। चुनाव स्थगित करने का दबाव बढ़ा। बिहार में चुनाव स्थगित करने की आरजेडी की मांग का पहले जेडीयू बीजेपी नोटिस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उनकी सहयोगी पार्टी ने ऐसे ही मांग कर दी। जाहिर है सरकार पर दबाव बढ़ेगा। दरअसल नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों कोरोना के दौर में ही बिहार में चुनाव कराने को बेताब है। उन्हें लग रहा है कि इस माहौल में चुनाव हुआ तो आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियां चुनाव अभियान में उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। ऐसे में वे आराम से चुनाव निकाल ले जाएंगे। क्या आगे भी मिलेंगे तेजस्वी और चिराग के सुर? ये जग जाहिर है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से बेहद नाराज है। वे इसे जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को नए गठबंधन से लेकर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जोड़ी बन सकती है? दोनों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा चुनाव कराने की जल्दी में लोगों की जान खतरे में मत डालिए। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने शनिवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकारी तंत्र और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव की तैयारियों में लगा है। नीतीश कुमार जी, ये चुनाव नहीं, कोरोना से लड़ने का वक्त है। लोगों की जिंदगी को चुनाव कराने की जल्दी में खतरे में मत डालिए। चिराग पासवान ने फिर कहा, चुनाव के लिए सही वक्त नहीं। लोजपा अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान शुक्रवार को एक बार फिर वर्तमान परिस्थिति में चुनाव की पहल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना महामारी के बीच चुनाव करना ना तो लोकतंत्र के लिए सही है और ना ही जनता के हित में है। लोजपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। साथ ही कोविड-19 नामक इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकता है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का प्रकोप से बिहार ही नहीं पूरा देश प्रभावित है। रामविलास पासवान का बड़ा बयान, कहा मैं चिराग के फैसले के साथ हूं। एनडीए में जेडीयू व लोजपा में चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने साफ किया कि चिराग का निर्णय पार्टी के लिए अंतिम होगा। पार्टी में अब उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल पर कहा
कि मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने गरीब के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। चिराग पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी में फैसला लेने का अधिकार उनका है, वे जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि पार्टी पर अब मेरा भी बस नहीं चलता। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामविलास पासवान राजनीतिक सवालों से बचते रहे, लेकिन पत्रकारों के लगातार हो रहे सवालों के जवाब में उन्होंने ये बातें कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय बोले, राहुल का साथ न देने वाले कांग्रेस में क्यों हैं? जी हां दोस्तों, राहुल और प्रियंका गांधी के समर्थन में दिग्विजय सिंह। कहा, राहुल की सराहना न करने वाले कांग्रेस में क्यों हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से आवाज उठाने को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हितों से जुड़े और यूपी के मसलों को जिस आक्रामक तरीके से राहुल और प्रियंका गांधी उठा रहे हैं उसका वो पूरी तरह से समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर कुछ नेता इसकी सराहना नहीं कर सकते तो वे भी अभी तक कांग्रेस में क्यों बने हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक लेख शेयर करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से राहुल और प्रियंका गांधी के उस आक्रामक रुख का समर्थन करता हूं, जिसमें वो राष्ट्रीय और यूपी के हित में मुद्दों पर उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं कर सकते तो वे कांग्रेस में क्यों हैं? दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी में कोई भी उनका विरोधी नहीं है। यह धारणा आप लोगों में वास्तविकता से अधिक मीडिया में है। कांग्रेस में कौन लोग हैं जो मोदी पर नरम रुख अपनाना चाहते हैं? उनके मन में पार्टी के साथ, या अगर उनके पास हिम्मत है तो वे सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत रखें। पीएमओ के रीवा सोलर प्रोजेक्ट पर ट्वीट से राहुल ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, असत्याग्रही दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला नेता बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी 2019 में मोदी को मुख्य रूप से चुनौती देने वाले नेता के रूप में उभरे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य जारी रखना चाहिए था। वह स्वेच्छा से पूरे तस्वीर से पीछे क्यों हट गए? राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता। दिग्विजय सिंह ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की भी तारीफ की कि उन्होंने मौजूदा सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। दिग्विजय सिंह ने लिखा, मैं पी चिदम्बरम की प्रशंसा करता हूं कि फर्जी आरोप में जेल भेजे जाने के बावजूद उन्होंने घुटने नहीं टेके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार गिराने की साजिश में 2 बीजेपी नेताओं का नाम, पूछताछ के बाद अरेस्ट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सरकार को लेकर हलचल, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश, 2 बीजेपी नेता गिरफ्तार, पूछताछ जारी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सरकार को कथित रूप से गिराने की कोशिशों के मामले में बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 2 बीजेपी नेताओं को देर रात हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर एक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ब्यावर के 2 भाजपा नेताओं का नाम सामने आया है। इन नेताओं के नाम हैं भरत मालानी और अशोक सिंह। इन्हें ब्यावर उदयपुर से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसओजी के मुताबिक मालानी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता भरत मालानी गिरफ्तार। इस खुलासे के बाद एसओजी ने भरत मालानी को हिरासत में ले लिया है। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जयपुर में उनसे पूछताछ हो रही है। भरत मालानी राजस्थान बीजेपी में कई पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बता दें कि राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशों को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कुछ फोन नंबरों की रिकॉर्डिंग के दौरान पता चला कि अशोक गहलोत सरकार की गिराने की साजिश चल रही है। अशोक गहलोत सरकार गिराने की साजिश। राजस्थान पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बीजेपी पर धन देकर खरीदने का आरोप। एफआईआर के अनुसार ऐसी बात फैलाई जा रही है कि राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम में झगड़ा चल रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ ताकतें निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर इस सरकार को गिराना चाहती है। एफआईआर में आरोप है कि बीजेपी नेता विधायकों को धन का प्रलोभन देकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस मामले की जांच कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, बोले जनता को हल्के में ना ले, इंदिरा और अटल भी हारे थे चुनाव। जी हां दोस्तों, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनेताओं को देश मतदाताओं के प्रति गलतफहमी पाली तो वह कभी सहन नहीं करता। यहां इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शक्तिशाली नेताओं को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा चुनावों के दौरान मी पुनः आई, मैं वापस आऊंगा वाले बयान की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि मतदाताओं ने सोचा कि इस रुख से अहंकार की बू आती है और उन्हें लगा कि सबक सिखाया
जाना चाहिए। पवार ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे जितने मार्गदर्शक हैं उतने ही खलबली मचाने वाले भी हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के पहले का दौर रखे हैं। इन 5 वर्षों की शिवसेना और भाजपा की सरकार थी, लेकिन शिवसेना के विचारों वाले जो मतदाता हैं और जो शिवसेना कार्यकर्ता हैं उन सभी में उस सरकार के प्रति एक तरह की व्याकुलता साफ दिखाई दे रही थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एम्स के डायरेक्टर ने कहा, अल्पकालिक लॉकडाउन से कोरोना वायरस पर काबू पाने में नहीं मिलेगी कोई मदद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहरों में कोरोना वायरस पर काबू के लिए 10 दिनों तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा कि अल्पकालिक बंद से इस महामारी को थामने में कोई मदद नहीं मिलेगी। एम्स निदेशक ने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन कम से कम 14 दिनों का होना चाहिए। SBI द्वारा आयोजित एक आर्थिक सम्मेलन के मौके पर गुलेरिया ने कहा कि बड़े शहरों में अगले कुछ हफ्तों में नए संक्रमण की प्रवृत्ति में स्थिरता या गिरावट आएगी, लेकिन पूरे तौर पर नए संक्रमण में कमी आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में रोजाना 23,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और मुंबई जैसे शहरों में कम संख्या में नए मामले आने से स्थिति में स्थिरता प्रतीत हो रही है। इस बयान के कुछ ही घंटे पहले घोषणा की गई थी कि महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ और जिले के कुछ अन्य हिस्सों में 13 जुलाई से 10 दिनों तक का लॉकडाउन लगाया जाएगा, जबकि ठाणे में चल रहा लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है एवं नांदेड़ में 12 से 20 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। गुलेरिया ने कहा, अल्पकालिक लॉकडाउन से संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। आपको एक दूसरे से दूरी बनाकर चलने की जरूरत है। जब लॉकडाउन हटता है तब लोग सारी बातें भूल जाते हैं। आपको निषिद्ध और अन्य क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह कम से कम 14 दिनों का होना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।